अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर काज़मी, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं सवाल मुदस्सिर काज़मी के। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुसनैन अशरफ, MBBS चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि हमने डॉक्टर साहब को आज फिर मदऊ किया है कुछ अहम सवालात पूछने के लिए, जो बहुत ज़्यादा मसलों का हमें सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जिन्हें नौ मौलूद बच्चे कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बीमारी का अंसर देखा जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ इसकी क्या वजूहात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहली चीज़ ये कि हम इसको डिफ़ाइन कर लें कि न्यू बॉर्न बेबीज़ होते क्या है, क्या है इनकी एज, जिनको हम न्यू बॉर्न बेबीज़ कहते हैं। जी। न्यू बॉर्न बेबीज़ फ्राम टिल 28 डेज़ या 28 दिन तक जो उम्र होती है ना, इसको हम न्यू बॉर्न बेबीज़ समझते हैं इनको ना। जी। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट या शरह मौत जो है ना, बहुत ज़्यादा है न्यू बॉर्न बेबीज़ की। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो वजह यह है कि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इतना, हम दाइयों के मतलब ज़्यादा डिलीवरीज घरों में होती हैं। हॉस्पिटल का रुख अब तो चलें काफ़ी ज़्यादा शऊर आ चुका है, लेकिन हम फिर भी बड़ी मुश्किल से आवाम हॉस्पिटल्स की तरफ आती है, डरती है। वल्ला इसका मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन जो मेन हमारे पास जो मेन बच्चे आते हैं, जो रीज़न होती है वो बेसिकली जो घरों में होते हैं बच्चे, उनमें ज़्यादा मसले आते हैं बीमारियों के। उनमें मतलब जैसे दाई उनको डिलीवर करती है, गंदे हाथ, सेप्टिक मेजर्स नहीं लेती, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करती, तो उनको एट द टाइम ऑफ बर्थ पैदा होते ही उनको इन्फेक्शन वगैरह लग जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। दूसरी वजह, जो बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, अगर वो भी फ़ौरन क्या होता है कि कुछ डिलीवरीज के दौरान को मामलात ऐसे होते हैं, कुछ फिर ये चीज़ें होती है कि वालदा या जो वालदा होती है बच्चे की, उसमें कोई बीमारी ऐसी चल रही होती है जो कि ट्रांसफ़र करती है अपने बच्चे को, जिसकी वजह से वो बीमारी अपनी माँ के पेट से या दौरान डिलीवरी वो लेके आता है, जिसकी वजह से इन चीज़ों को हम टैकल करते हैं। तो मतलब बच्चों को एडमिट करना पड़ता है, ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं। तीसरी जो चीज़ है वो बस यही है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, वो कई जो पेरेंट्स होते हैं या जो रिश्तेदार, तो खुशी इतनी उनको होती है, वो उसको उठाते हैं, चूमते हैं, गंदे हाथ लगाते हैं, तो क्या बच्चा होता है विदिन 2 to 3 डेज वो बीमारी कैप्चर कर लेता है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को फिर हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र करना पड़ता है या इस तरह के एडमिशन वगैरह करने पड़ते हैं। ये मेन 2-3 रीज़न्स हैं। तो इस वजह से ज़रा पेशेंट इस दफ़ा, लेकिन हमें इस मामले को देखना चाहिए और केयर भी करनी चाहिए और शऊर भी देना चाहिए आवाम को। आपको यहाँ पे ज़हमत देने का मकसद ये था कि जिस भी अस्पताल पर चले जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल है या प्राइवेट क्लिनिक्स है, जहाँ भी चले जाएं नौमौलूद बच्चों का रश है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने एक पॉइंट बताया कि दौरान हमल भी बच्चों को बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं। सर, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि अगर तो मदर जो है वो डिजीज़्ड है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर चेकअप, और प्लीज़ उसकी थोड़ी डिटेल बताएंगे। अच्छा, अब इस चीज़ में ना हम आते हैं, पहले हम मदर की तरफ आते हैं। मदर में ये होता है कि अगर कुछ सेटअप इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे ना रेगुलर चेकअप होता है माँ का, तो उसमें क्या होता है, वो बाकायदा से टेस्ट करवाते हैं, खून के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, फिर यूरिन कंप्लीट होता है, मतलब पेशाब का टेस्ट होता है। तो ये कुछ जो अच्छे सेटअप है। कुछ जगहों पे ये होता है कि जो वालदा होती है वो आती उस वक्त है जब वो नियर टू डिलीवरी होती है, उसने जी हम कहेगी आके जो उनकी घर वाले होंगे या वालदा जो होगी वो कहेगी जी बस मेरा वो मतलब दर्दें आ गई हैं, डिलीवर ना। डॉक्टर को मालूम होता है कि आया कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, बस वो एक पेशेंट आ गया, उन्होंने बस डिलीवर करना है, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी होती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि एक चीज़ हम कहते हैं कि माँ की जो मतलब ये बच्चा दानी होती है या जब डिलीवरी हो रही होती है, तो माँ की जो एक जरासीम होता है जिसे हम अपने ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं, बेसिकली वो जो होता है ना, वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, जब वो निकल रहा होता है माँ के पेट से। तो ये जैसे ही वो बच्चे के अंदर दाखिल होता है, तो क्या होता है, बच्चा इन्फेक्शन कैप्चर कर लेता है, तो फ़ौरन उसको सांस के मसले, वो फीड नहीं लेता बिल्कुल, और वो बिल्कुल लेथार्जिक से मुराद ये कि बिल्कुल सुस्त रहता है, उसे बुखार हो जाता है। तो ये चीज़ें फिर मसले करते हैं। कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि वो फॉलोअप भी ठीक कर रही होती हैं, लेकिन वो अपनी केयर नहीं करती। उनको जितनी भी समझा लें चीज़ें कि ये करना है वो करें,
तो क्या होता है कि वो अपने बिहाफ से या कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं उनके घर में कि वो एहतियात नहीं कर सकती या वो रेस्ट नहीं कर सकती, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं बच्चे के इन्फेक्शन में। तीसरी जो चीज़ होती है, जैसे आजकल हाइपरटेंशन का बड़ा जोर है, माओ में हाइपरटेंशन होता है, बिल्कुल। तो वो क्या होता है कि वो बच्चे में वो उससे भी बच्चे की ग्रोथ पे बड़ा फर्क पड़ता है। जब उसके बच्चे की ग्रोथ पे फर्क फर्क पड़ता है, तो जैसे ही बच्चा एक तो जब डिलीवर होता है, जो माँ हाइपरटेंसिव होती है, जो जिसको बीपी का मसला होता है, तो वो जो बच्चा होता है अपने नॉर्मल वेट से, फर्ज करें वो अगर 37 वीक्स पे डिलीवर हुआ है, तो ऐसे लगेगा जैसे 32 वीक्स का है। या नॉर्मल 2.5 किलो वजन होता है बच्चे का, 2.5 से 3.5, तो वो 2 किलो या 2.2 किलो का होगा। तो वो उस सूरत में क्या होता है, उसके वो भी साथ इतने मसले होते हैं, उसकी वजह से हमें रेफर करना पड़ता है। फिर तीसरी चीज़ जो एक और चीज़ जो आती है माओ के में, वो फिर आजकल एक इशू आता है डायबिटीज़ का, शुगर का। माओ में शुगर होती है, जी। जिन माओ में शुगर होती है तो वो भी अपने बच्चे को साथ ही, शुगर का मर्ज नहीं कहता मैं तो, लेकिन उनमें बच्चों में क्या होता है, शुगर कम हो जाती है, लो हो जाती है, जिसकी वजह से भी इन बच्चों को हमें रेफर करना पड़ता है हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि माओं को क्या एहतियात करनी चाहिए, प्रॉपर जैसे आपने कहा कि कुछ जगहों पे प्रॉपर चेकअप होते हैं, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि जहाँ पे प्रॉपर नहीं है खुद से जाके हमको प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए। हाँ जी, इसमें ना माओं के लिए ये है, पहली चीज़ ये होता है कि ये ना 4 वीक्स या हर माह के बाद ना फॉलो अप होता है। उनको चाहिए कि अपना फॉलो अप रखें हर 4 हफ्ते बाद, जी। किसी एक डॉक्टर को पकड़ लें, उसको अपना चेकअप, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते रहे। फिर साथ सीबीसी होता है, खून के टेस्ट होते हैं, उनमें एचबी हमने देखनी होती है, यरकान के टेस्ट होते हैं, पेशाब का टेस्ट होता है, क्योंकि मेजर चीज़ जो होती है पेशाब के टेस्ट, पेशाब में कोई मसला आ जाता है वहाँ से इन्फेक्शन कैरी करती है मदर, और वो आगे बच्चे को ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये चीज़ें में यही है कि आप अपना फॉलो अप प्रॉपर रखें, हर 4 हफ्ते बाद लाजमी किसी अपने डॉक्टर या मुतलका कोई भी आपके मतलब नज़दीक तरीन को क्लिनिक है, वहाँ पे चेकअप करवाते रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हर 20 हफ्ते के बाद अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं, अनोमली स्कैन हम उसे कहते हैं, राइट। जो मदर को करना चाहिए, ताकि उसमें हमें कोई ना कोई मालफॉर्मेशन या बच्चे में कोई इब्तदाई कोई मसला मसाइल आ गया है, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को हम कि अगर बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सके, तो डॉक्टर्स के लिए बड़ी आसानी होती है डिसीजन लेने में। वो पेरेंट्स को कायल करता है कहा कि ये बच्चा रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये बस परहेज चीज़ें हैं कि जो कि हमने लाजमी करनी है। ठीक है। और इसके अलावा एक और सवाल ज़हन में था डॉक्टर साहब, कि जो घुट्टी या फिर 1 2 3 दवाइयाँ ऐसी हैं जो घर वालों ने समझ ली हैं कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि बच्चे को पैदा होते सार ये 2 3 चीज़ें लगा देनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, अब आते हैं वो, ये भी आपका उस तरफ भी है, लेकिन अब ये देखिए जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है ना, तो हमने उस वक्त क्या केयर करनी है। जी। पहली चीज़ ये चीज़ हमने केयर किया, पहली चीज़ केयर करनी है, उसको ठंडा नहीं होने देना। मतलब उसके पाँव देखें, बाजू हाथों को देखें। हमारे यहाँ ये है कि जैसे ही हम देखें कि पाँव ठंडे हो रहे हैं, इसका मतलब है बच्चा जो है हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब उसका टेम्परेचर लो हो रहा है और वो इन्फेक्शन उस पर अटैक कर सकता है। एक तो चीज़ ये कि बच्चे को ठंडा नहीं होने देना, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको गर्म रखें, उसे गर्म इन्वायरमेंट दें, एक चीज़। दूसरी, हमारे यहाँ बड़ा गंदा सा ट्रेंड है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, फिर हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर बेटा हो जाएगा तो फिर वो अलहदा खुशी होती है। जी। तो क्या होता है कि बच्चे के जो फिर दादका और ननिहाल और ददियाल जो है वो फिर इससे चूमता रहता है, और उससे क्या होता है कि अजीबोगरीब किस्म के इन्फेक्शन वो बच्चे में चले जाए। एक तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना पड़ेगा हमें। जी। दूसरी और मज़ीद चीज़ ये है कि अक्सर ये होता है कि चले बच्चा अब घर आ गया, तो क्या होगा, कोई भी बाहर से मिलने आएगा, वो क्या करेगा, उसके मुंह में उंगली देगा, उसके हाथ लगाएगा, उसे चूमेगा। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये क्या करती है, इन्फेक्शन को प्रमोट करती है, उसके इन्फेक्शन बढ़ाती है, कम नहीं करती है ये चीज़। दूसरी एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बड़ी वो हो रही है, ख़राबी का बायस हो रही है, हम बच्चों को जब नहलाते हैं, नहला के क्या करते हैं, पंखा चल रहा है, उसी पंखे के नीचे हम उसे कपड़े पहना रहे हैं, उसी के कपड़े उतार रहे हैं, तो क्या होता है, उसे ठंड लग जाती है, ये भी फेफड़ों में ख़राबी का मसला बनता है। ये चीज़ हमें बड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ होती है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, ये जो हमारा अजीबोगरीब सा ट्रेंड चल गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो होती है ना, गुट्टी देना, गुट्टी देने के बारे में ना, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब तो ये प्रूव हो चुका है। प्रूव क्या हो चुका है, जो प्री टर्म बेबीज होते हैं, जो 28 वीक्स पे होते हैं,
उनमें ये ज़रा आया कि शहद देने से काफ़ी उसमें ना वो स्टडीज़ आई है शहद के बारे में, जी लेकिन इसमें ये हमें आदत नहीं बनानी चाहिए कि शहद देते रहे, गुट्टी दे। गुट्टी का कोई ऐसा रोल नहीं है कि कोई हम कहें कि जी गुट्टी देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए। फिर फिर हम जो ये दे रहे हैं, चोरका दे रहे हैं जी, गुट्टी दे रहे हैं, नानी दादी और पता नहीं क्या क्या इस तरह की, ये सारी बच्चे के लिए नुकसानदेह है। जी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे सिर्फ माँ का दूध देना है। माँ का दूध देंगे, बच्चे का सेहत भी बनेगी, बच्चे को बीमारी से लड़ने में ताकत मिलेगी, उससे सारी चीज़ें वो शुरू से उसका बन जाएगा। हमारे यहाँ अक्सर दूसरा ट्रेंड ये होता है कि जो 2-3 दिन में क्या होता है कि वो जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जो गाय भैंस या होती है उसमें बोली टाइप दूध आता है, इस तरह मदर का भी शो है, क्लोस्ट्रम कहते हैं। जी तो उसमें क्या होता है कि माएँ कहती है और जो दादियाँ नानी होती नहीं, वो कहती कि नहीं जी नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, इसमें जी मसला। ऐसा कोई बात नहीं। जो कोलेस्ट्रम होता है या बोलीनुमा दूध होता है वो सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए वो फ़ायदेमंद है, मुफीद है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा है, वो बच्चे को इस काबिल बनाती है कि वो आगे बीमारियों से लड़ सके। ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ है। और तो मतलब वो ज्यादा फायदेमंद होता है, वो समझे कि बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग कर ऐसे स्ट्रांग करता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बड़ा खराबी ये है कि बड़ी घर वालों को जल्दी होती है जी, डिब्बे डिब्बे माँ का दूध जी, गाय भैंस का दूध। तो इससे कोशिश करें बच सके जितना बच सकते, लेकिन हमारा मसला ये है, हमारा कल्चर ऐसा है, हर घर में 1-2 भैंसें हैं, गायें हैं, वो कहते हैं कि जितनी जल्दी होता है इस चीज़ पे शिफ्ट करें बच्चे को। लेकिन ये आजकल जो हमारे यहाँ बच्चे अक्सर ये भी आते हैं, जो बच्चे गाय भैंस का दूध पीते हैं वो अक्सर नमूनिया की शिकायत के साथ आते हैं कि उनको नमूनिया हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी जो मेन बीमारी होती है जो गाय भैंस का दूध पीने से क्या होता है कि वो मोशन बड़े सख्त लगते हैं, जिससे पानी की कमी हो जाती है। ये चीज़ें बड़ी कॉमन आ रही है हमारे पास। रिकमेंडेड क्या है कि कितनी एज तक, कितने माह तक बच्चे को जो माँ का दूध देना चाहिए लाजमल मलजूम, उसके बाद दूसरे दूध पे जाना चाहिए? अच्छा, इस केस में ये है, अगर मैं अपनी बात करूं तो एटलीस्ट जो है ना 4 मंथ्स तो आप लाजमी माँ का दूध दें, बस 4 मंथ्स तो आप देना ही माँ का दूध चाहिए। 4 मंथ्स के बाद कुछ लिटरेचर में 4 मंथ्स के बाद आप क्या करें, आप सॉलिड डाइट शुरू करवा दें। मेरा ये असूल है कि मेरे पास अगर कोई बच्चा 4 माह 15 दिन का आता है तो मैं उससे चावलों का सिरिलैक शुरू करवा देता हूँ। उससे एक चीज़ फायदा ये होता है, एक तो बच्चे की आदत बनती है सॉलिड डाइट खाने की, वो फिर मांगता है चीज़ को, उसकी भूख नहीं उतरती, वो फिर मांगता है। फिर इसमें आसानी ये होती है जैसे 6 माह के बाद हम मजीद चीज़ें ऐड करते हैं तो बच्चा बड़े ईगरली शौक से लेना शुरू कर देता है सारी खुराक, और बड़ा और वालिदैन के लिए भी मसला नहीं होता खाए बच्चे को खिलाने में। वजह ये होती है हमारे बच्चे खाते क्यों नहीं, वजह ये है कि हम आदत ही नहीं डालते, हम बस दूध दे ही रखते हैं ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि 6 माह तक आप लाजमी माँ का दूध दें, उसके बाद क्या करें, आप सॉलिड डाइट शुरू करें, ये सारी चीज़ें ऐड करें हमारे यहाँ। बाकी ये है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कुरान भी है कि 2 साल तक लाजमी माँ का दूध पिलाना चाहिए। बाकी फिर एटलीस्ट थोड़ा बहुत फिर गुंजाइश होती है हर जगह पे। डॉक्टर साहब, काफ़ी मेरा ख्याल है हमने डिटेल में इस चीज़ में बात कर ली, और जो मेरे व्यूवर्स हैं इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। एक और मसला है जो बहुत ज़्यादा बच्चों के रिलेटेड ही, बिकॉज आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा, जो ये तो हम बात कर रहे थे नौमौलूद की, अगर आगे आते हैं 2, 3 या 5, 6, 7 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा जल्द के अमराज आ रहे हैं, कान ख़राब होने की शिकायत आ रही हैं, इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, थोड़ा सा मेरे ज़हन में 1-2 बातें आ गई, वो मैं करता जाऊँ न्यू मौलूद या न्यू बॉर्न बेबी। जी, न्यू बॉर्न के लिए तो पहली चीज़ वो एक ना मेरे ज़हन में बात आ गई, वो एक नाफ का मसला जो है, जी जी जी, जो नाफ जड़ती है जी। हमारे यहाँ ना, जो सबसे बड़ी मसले मसाइल है ना, नाफ से बीमारियां फैलती हैं बच्चे में, जो टेटनस है या जिसे हम चांदनी की बीमारी कहते हैं अपनी ज़बान में। जी जी, ठीक है, ये बच्चों में बड़ी कॉमन है। कैसे होती है कि नाफ पे हम सुरमा लगाते हैं, वो अजीबोगरीब टिंचर लगा देते हैं। ये हमारे यहाँ ये था कि मैं जब इमरजेंसी में काम कर रहा था तो हमारे पास अक्सर 1-2 बच्चे ऐसे आए थे कि वो उनके जब पेरेंट्स आते थे तो उनको झटके लग रहे होते थे, चांदनी की बीमारी होती थी। तो उनसे हमने पूछा ये आपने कैसे क्या किया बच्चे के साथ, तो वो ये कहते थे हमने जिसकी नाक के ऊपर सुरमा लगा दिया। तो क्या हुआ था, वो सुरमे से इन्फेक्शन हुआ और बच्चा जो है ना चांदनी की बीमारी है, टेटनस जिसे कहते हैं, टेटनस नियोनेटोरम जिसे कहते हैं हम अपनी ज़बान में, तो वो उसके साथ आए थे। तो इन बच्चों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मुश्किल ही को बच्चा बचता है, नहीं तो डेथ कन्फर्म होती है इन बच्चों में।
तो ये इस चीज़ से अपने बच्चों को लाजमी, जैसे स्पिरिट स्वैब का इस्तेमाल करें नाक के ऊपर। और एक और बड़ी हमारे यहाँ बड़ी कॉमन चीज काम हो रहा है, नानियाँ दादियाँ जो सुरमा लगा रही है बच्चों की जी आंखों में, ये आंखें मोटी होंगी, ये होगा वो होगा। तो इससे भी खुदारा बच्चे आंखें मोटी करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, आंखों में इन्फेक्शन कर लेते हैं, वहां से फिर चलता फेफड़ों में आता है। तो ये फिर बजाय आंखें मोटी होने के फिर फेफड़े मोटे हो जाते हैं, तो फिर मजीद खराबी हो जाती है। सही। ठीक, अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ ना, जी जो 6-7 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। पहली चीज आते हैं हम कान की तरफ, कि कान खराब हो रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारा ना एक बड़ा ट्रेंड सा बना हुआ है कि हर जब भी छुट्टी हो रही है ना बच्चों को, इतवार, जिन माएँ बैठ जाती हैं, कान भी साफ करने हैं, सारा सर भी साफ करना है, मतलब एक हफ्ता सफाई मनाया जाता है। जी बिल्कुल। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप पेरेंट्स से कि अपने ना बच्चों के कानों को छोड़ दें, ठीक है, कि उसकी बिल्कुल सफाई ना करें, ना तीले मारे, ना कॉटन स्वैब या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करें। क्योंकि जो हमारे यहाँ वैक्स बनती रहती है ना कान में, वो जितना आप मेस्टिकेशन करते वक्त ऐसे चबाते रहते हैं या बोलते हैं, तो वो कितनी जो अजायद वैक्स होती है वो खुद बहुत निकल जाती है। तो इसमें हमें इतनी कोई परेशानी होने की ना ज़रूरत नहीं है। इस ये क्या होता है कि बच्चे एग्रेसिव किस्म की हम सफाइयाँ करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, कोई ना कोई ईयर कनाल जो कान की नाली होती है वो डैमेज हो जाती है, पर्दा डैमेज हो जाता है, तो ये सारी स्वेलिंग हो जाए, फिर बच्चे हमारे पास आते हैं कान दर्द के साथ, पूरी पूरी रात वो रोते रहते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कान में दर्द की वजह क्या है कि अक्सर बच्चों की आदत होती है वो पानी में रहते हैं, पानी में नहाते हैं, पानी डालते रहते हैं। तो क्या होता है कि पानी कान में डलता है, कान में डलने की वजह से क्या होता है, ईयर कनाल जो होती है, एक्सटर्नल ईयर कनाल, जिसे हम अपने ओटाइटिस एक्सटर्ना एक बीमारी है उसे कहते हैं, वो सोजश हो जाती है, तो वो भी बच्चों में ना कान दर्द की शिकायत करती है। जो तीसरी चीज़ मेन आती है हमारे पास, वो फीडर। जो बच्चे बहुत ज़्यादा फीडर लेते हैं, फीडर पीते हैं, पीते पीते सो जाते हैं, तो क्या होता है, ये भी एक कान इन्फेक्शन काज करती है कानों में हमारे यहाँ। तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके फीडर से ना बच्चे की जान छुड़वाएं। और बाकी जो कान दर्द की होती हैं चीज़ें, वो फिर जैसे गला खराब हो गया ऑटोमेटिकली कान भी खराब हो जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहती है। एक बड़ी मारूफ है ना हमारे यहाँ पे, कान में कीड़े पड़ गए हैं। कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती, कीड़े वाली बात होती नहीं है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है वो कीड़ा हो, ठीक है ना। बस वो ट्रेंड है, अब कल्चर से भी हम नहीं लड़ सकते। ये अगर मैं जब ये बातें करूंगा, कई बंदे कहेंगे ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है, जाहिर बात है क्योंकि हमें इससे ज्यादा पता है, हमें पता नहीं, हमारे जो चाचे दादे या नाने दादे वो ज्यादा बात वही चलती है ना। तो इस वजह से ये चीजें जरा करनी पड़ेगी, शौर देना पड़ेगा, बाकी फिर अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। जी। और डॉक्टर साहब, दूसरा मेन इशू देखने में जो आ रहा है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं डॉक्टर्स, उनके पास आना जाना होता है, तो मैं देखता रहता हूँ कि बच्चों में स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये फिंसी फोड़े, और उनका स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ये एनवायरनमेंट की वजह ऐसी है हमारे इलाके में, या ऑल ओवर पाकिस्तान ऐसे ही हो रहा है? अच्छा, देखा जाए ना, स्किन एलर्जीज आजकल वैसे ही स्किन एलर्जी हो ही बढ़ी गई है। जी। वजह क्या है? वजह ये है, एक तो बच्चे ना, सीधी सी बात, हमारा एनवायरनमेंट अब पोल्यूटेड हो गया, बिल्कुल इतना ज्यादा पोल्यूटेड है कि गंदगी बहुत ज्यादा है। और बच्चे जब भी खेलते हैं, पहले एक दौर था वो चीजें और थी, मिट्टी साफ थी, रेत साफ थी, बच्चे खेलते थे, इशू नहीं होता था, इम्यूनिटी डेवलप होती थी। अब भी अगर हम देखा जाए ना, तो एक तहकीक आई है कि जितना हो सकता है ना बच्चों को मिट्टी में खेलने की इजाज़त है, उससे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मिट्टी देखें तो वो मिट्टी में खिलाने का दिल नहीं करता बच्चे को, क्योंकि जैसे ही बच्चे इस तरह गंदी चीज़ों पर खेलते हैं तो उनको खारिश और ये फोड़े फिंसियाँ बन जाते हैं। मेन जो मसला है ना वो यही है, गंदगी, कि बच्चे गंदगी में खेलते हैं, गंदगी में खेल के जैसे बच्चे आते हैं सफाई का ख्याल नहीं करते, उन्हीं पाँवों से या उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं और उसी तरह सो जाते हैं बिस्तरों पे। तो क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या जरासीम होते हैं वो फिर बॉडी में आना शुरू होते हैं, फैलते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोड़े फिंसियाँ और खारिश, बेसिकली खारिश से ही सारी इब्तिदा होती है, जिसे हम स्केबीज कहते हैं। स्केबीज को हम ट्रीट करते हैं, कोई ना कोई जरासीम रहे, वो फिर फोड़े फिंसियाँ और गाढ़ जिसे कहते हैं वो बनाना शुरू कर देता है। तो इसका भी हल ये है कि कोशिश करें कि एक तो सफाई का ख्याल करें, गंदी चीज़ों से भी अवॉइड करें, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो है ना आजकल के सिर्फ पापड़ों की ग़िज़ा है और कुछ खाते पीते हैं नहीं, जूस है, पापड़ है, बोतलें हैं, बिस्कुट है और चॉकलेट्स है। और हमारे यहाँ ये है कि लो स्टैंडर्ड चीज़ें इतनी आ चुकी हैं कि वो बच्चे शौक से भी खाते हैं
और उससे क्या होता है कि बच्चे में स्किन की भी बीमारियाँ और गला ख़राब, खांसी, ये भी सारी चीज़ें हो गई हैं। इन चीज़ों से बचाएं, बच्चों को हेल्दी डाइट दें और सफाई का ख्याल करें, तो काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। एक और बहुत बड़ा ट्रेंड देखा गया डॉक्टर साहब, मैंने खुद अपने गली मोहल्ले में कहें तो मैंने देखा है इस चीज़ को कि बच्चों को 10 या 20 रुपए दे के निकाल दिया जाता है कि चलो थोड़ी देर के लिए जान तो छूटेगी, और वो जो मर्जी है, जैसे भी आप कह रहे हैं कि जिन हाथों से वो खेल रहे होते हैं उन्हीं से चीज़ें लेके खाना शुरू कर देते हैं। क्या हमें इस मामले में भी एहतियात नहीं करनी चाहिए कि बच्चे को खुद साथ जाके कोई साफ सुथरी चीज़ ये लेके बिल्कुल आपने ना सही बात की। पहली चीज़ है 10-20 का अब दौर रहा नहीं वैसे हमारे मुल्क में ना। जी अब तो बच्चे भी कहते हैं 50 दें या 100 दें ना। जी तो ज़ाहिर बात है उसने अगर लेस भी खाने हैं या जो भी खानी है, तो चीज़ें यही मसला ये है कि अगर तो 50 लेके जाके वो चीज़ें ही वो लेगा जो सब स्टैंडर्ड होंगी, सस्ती होंगी, ज़्यादा जी मिलेंगी। बिल्कुल। इस वाले में ना पेरेंट्स का रोल बड़ा ज़रूरी है। मेरे पास एक दो इस तरह के 2-4 पेशेंट्स आते हैं, उनको मैंने कहा है, माशाल्लाह उन्होंने अवॉइड किया, बच्चे ने भी अब खाना पीना भी शुरू कर दिया है। और ये है कि बच्चे अक्सर वो आते हैं पेट दर्द की शिकायत से आते थे, क्योंकि वो पापड़ खाते हैं गंदे, ऊपर से जूस और पानी पीते हैं तो वो अल्सर्स बना देते हैं मैदे में। तो उनमें यही चीज़ अवॉइड करवाई है कि उनको गंदगी से बचाया है, गंदी चीज़ों से बचाया कि ये चीज़ें नहीं खानी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी ठीक हैं, सारी चीज़ें भी ठीक हो गई हैं। इसमें ना पेरेंट्स का तो नो डाउट रोल है ही है। पेरेंट्स को चाहिए जो भी चीज़ दें अच्छे स्टैंडर्ड वाली चीज़ दें। ये नहीं है कि अर्तुगरुल पापड़ खा रहे हैं तो कौन कौन से पापड़ आजकल, एक तो अजीबोगरीब नाम भी आ गया, वो 5-10 लेके जाएंगे तो यही लेंगे। तो ये चीज़ें, फिर इस तरह की टाफियाँ कैंडीज भी बड़ी सब स्टैंडर्ड आ गई है। तो इन चीज़ों से फिर ज़ाहिर बात है इसमें तो हम पेरेंट्स को अवेयरनेस आनी चाहिए। बच्चों का क्या, बच्चों को तो हम पैसे देंगे वो जाके चीज़ें खा लेंगे, उन्होंने तो खाना ही खाना है, ये चीज़ें करते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। आपने फिर आज हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो गुफ्तगू आपके साथ हुई है, बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हुसनैन अशरफ साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतेंगे और उनकी नशो नुमा में और ज़्यादा गौर करेंगे। अल्लाह पाक तमाम घर वालों को और उनके बच्चों को सलामत रखे। आप देख रहे थे सवाल मुदस्सर काज़मी के। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।